हेलो बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी। तो सबसे पहला सवाल सारे बच्चे देखेंगे क्या है। कहता है डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कौन सा सबसेट किसका सबसेट बन रहा है हमें चेक करना है। बड़ा आसान सवाल होता है। क्या करना होता है, तुम्हारे पास में एक चीज गिवन है, सेट ए है एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और एक्स एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये सेट ए है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेट ए निकालते हैं। अगर सेट ए को मैं फाइंड करने की कोशिश करूं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी दे रखा है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करें, ये बन जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। बच्चा इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। अगर x कॉमन ले लिया तो इधर x माइनस 6, इधर से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लो। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, एक में आ गया x माइनस 6। दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, या तो फर्स्ट वाली टर्म जीरो होगी अदरवाइज सेकंड वाली। तो अगर मैं फर्स्ट वाली टर्म को जीरो करता हूँ तो यहाँ से बच्चा x की वैल्यू 6 निकल रही है, और अगर मैं दूसरे वाले को जीरो करता हूँ तो यहाँ से तुम्हारी 2 आ रही वैल्यू। x की दो वैल्यू आ रही। इसका मतलब है कि मेरा जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स आ गए 2,6, क्योंकि सेट ए को सॉल्व करके तो मैंने निकाला है। तो सेट ए आ चुका। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो सारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना है। सेट ए के अंदर में एलिमेंट्स हैं 2, 6। सेट बी के अंदर में है 2, 6 एंड 4। इसका मतलब जो ए है, ए सबसेट हो गया बी सेट का। मैं यहां से लिख सकता हूं, मैं चलो सारे लिख भी दे रहा हूं कि सेट ए के अंदर में है 2,6, 2,6। ऐसे ही सेट बी के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 हैं, और सेट सी के अंदर में है 2, 4, 6, 8। ये डॉट 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 ऐसे दे रखा है। और ऐसे बच्चा सेट डी के अंदर में ओनली 6। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से बात करूं डी की, तो डी के अंदर में जो एलिमेंट है 6, ये सेम इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये तो सब में अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं 2,6 की बात करूं तो 2,6 इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी। तो हम सबसे छोटे से पहले चलेंगे, जो सबसे छोटा सेट होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डी सेट है ये सबसेट है ए का। ए के जो भी एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ए सबसेट है बी का, और बी के सारे एलिमेंट सी में अवेलेबल हैं। तो मैं लिख सकता हूं ये सबसेट है सी का। और तुमसे यही प्रूव करना था, है ना, कि कौन किसका सबसेट है। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया। ये ऐसे रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं। अगर करेक्ट है तो बताओ क्या दे रखा है, इफ इट इज ट्रू, अगर ट्रू है तो प्रूव करो, अगर फॉल्स है तो कोई ना कोई एक एग्जाम्पल दो। अगर मैं सबसे पहले बात करूं फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में कहता है कि x बिलोंग्स टू ए है एंड x बिलोंग्स टू बी है। अच्छा, x a से भी बिलोंग कर रहा है b से। अच्छा, x कर रहा है a से बिलोंग और a कर रहा है b से, बहुत बढ़िया। और कहता है तो x b से भी बिलोंग करेगा। ये सवाल है, हम लोग इसको एक एग्जांपल से करेंगे, ऐसे नहीं। पहले बात तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, पहली बात तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब तुम कहोगे सर डायरेक्ट कैसे आ गया, ये प्रैक्टिस से तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा। ठीक है, अगर मैं कोई एक सेट लूं, लेट सेट ए के कंसिडर करें मैंने एलिमेंट्स 1, 2, और ऐसे ही बच्चा मैंने सेट बी के जो एलिमेंट कंसिडर करे वो करे। मैंने चलो 1 ले लिया, और 1, 2 मैंने एक साथ ले लिया, और एक और ले लिया मैंने, चलो 3 और ले लिया, ऐसे ही। ठीक है, नॉर्मल भी 3 ले सकता था। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेट जो ए के अंदर में एक 2 अवेलेबल है। मैं ऐसे कर सकता हूं, 2 अवेलेबल है तो मैं कह सकता हूं 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 2 मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और पूरा का पूरा जो मेरा सेट ए है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है।
एंड एंड 1,2 कंप्लीट बिलोंग कर रहा है कहां से बच्चा, ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ध्यान से देखो, सेट बी के अंदर में 1,2 करली ब्रैकेट के साथ है, तो ये पूरा का पूरा कहां बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। 1 भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, समझ में आया, ये बिलोंग कर रहा है। 2 सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है, और पूरा का पूरा, तो यहां से मैंने एक चीज समझी, यहां से एक चीज समझ में आ रही कि ये एक तरीके से सेट ए है जो पूरा का पूरा सेट बी से बिलोंग कर रहा है, जो स्टेटमेंट के बने गए ए बिलोंग्स टू सेट बी, इसका स्टेटमेंट तो यही हुआ। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो ये बन गया 2 बिलोंग्स टू ए एंड सेट ए बिलोंग्स टू बी, ये बन गया पूरा का पूरा। लेकिन अगर ध्यान से देखो, बट ये आगे बोला था कि जो x होगा वो b से भी बिलोंग करेगा, और मैंने x क्या लिया, इस केस में मैंने x लिया है 2, लेकिन 2 बेटा यहाँ से तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, 2 तो यहाँ है ही नहीं। अब ये मत कहना सर इसके अंदर है खींच लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ये खुद में एक सेट है कंप्लीट, ये 1,2 एक प्रॉपर एक सेट की तरह है, उसके एलिमेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता। तो बोलोगे कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। चलो नोट हो गया होगा। अब इसी का सेकंड देखो, सेकंड में क्या कहता है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। बहुत बढ़िया, तो कहता है ए भी बिलोंग कर रहा होगा सी से, ये भी जरूरी नहीं होता है। एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। अगर मान लो बच्चा, लेट मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट्स मैंने ले लिए 2। अगर मैंने एक एलिमेंट्स लिया, कोई एक मैंने सेट लिया ए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने एलिमेंट्स क्या ले लिया, 2 ले लिया, मान लेते हैं 2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने एक कोई दूसरा लिया सेट बी जिसके अंदर में एलिमेंट्स ऐसे मैंने ले लिया 0,2 ले लेता हूँ, 0,2 ले लेता हूँ, या 1,2 कुछ भी ले सकता हूँ, 0,2 ले लिया। अगर मैंने एक सेट ए लिया जिसके अंदर 2 है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ 1,2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस को अगर ध्यान से देखोगे तो ये दे रखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, हाँ भाई बिल्कुल है, ए सबसेट ऑफ बी है, और कहता है बी बिलोंग्स टू सी, तो सी मेरे को कुछ ऐसा लेना है कि जिसके अंदर ये भी हो। तो मैं यहाँ पे एक 0 लिख दे रहा हूँ, एक पूरा का पूरा ये सेट लिख दे रहा हूँ, 1,2 का कंप्लीट सेट लिख दिया मैंने, और एक कुछ और एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, चलो मैं 4 लिख देता हूँ, एक मैंने 4 लिख दिया। ध्यान से देखो, अगर ये स्टेटमेंट है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है, जो ए है वो बी का ही तो सबसेट है, क्योंकि बी के अगर तुम सारे सबसेट लिखोगे तो एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी मैम, एक सेकंड, आया आया अभी आया, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा। अच्छा दूसरा चीज देखो, अगर मैं बात करूं कब जो बी के जो एलिमेंट्स हैं 1,2, तो 1,2 जो पूरा का पूरा सेट है, ध्यान से देखो तो सेट सी से उठा के यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 2 है, 2 मेरा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 2 मेरा ए से बिलोंग कर रहा है, 2 मेरा बी से भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 मेरा यहाँ से नहीं बिलोंग कर रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो ये कहता है कि ए बिलोंग्स टू सी भी होगा, तो तुम ऐसे लिखोगे 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक, एंड 2 बिलोंग्स टू बी, बी से भी बिलोंग कर रहा है, बट क्योंकि इसने यही स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये सबसेट है, मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 इज सबसेट ऑफ बी एंड 2 बिलोंग्स टू बी। लाओ पूरा ही लिख देता हूं, 2 इज सबसेट ऑफ, ब्रैकेट में ऐसे करके, दिस इज सबसेट ऑफ बी, ये बी का सबसेट है, और 2 बी से बिलोंग भी कर रहा है, बट 2 लिख सकते हैं, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो भी एलिमेंट है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, किससे नहीं बिलोंग कर रहा है बच्चा, डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सी से नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इतना स्टेटमेंट अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, अगर तुम डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख दो, इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ए क्या है, ए के ये एलिमेंट्स ये बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, इसको लिखना चाहो तो लिख दो, ए क्या है, ए है 2, तो लिखो 2
सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है, बी का ही सबसेट है। एंड टू बिलोंग्स टू बी, टू बिलोंग्स टू, अच्छा सेट बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे पूरा लिखो, पूरा लिखो। सेट बी का मतलब ये एंड 1,2 बिलोंग्स टू सी, ये सी से भी बिलोंग कर रहा है, बट ए का मतलब ये पूरा सेट, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। देखो इसकी लिखने की प्रैक्टिस तुमको करनी है, बार बार एग्जाम्पल ले लेके इसकी प्रैक्टिस करो, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। जल्दी करो। देखो बेटा थर्ड पार्ट देखो, दो पार्ट तो समझ में आ गए, थर्ड देखो क्या कहता है। थर्ड पार्ट में कहता है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। थर्ड में कहता है ए अगर बी का सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, प्रूव ये करना है कि ए सबसेट होगा सी का। पहली बात तो ये सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं थर्ड पार्ट को, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एक्स में एलिमेंट ले रहा हूं और वो अगर ए से बिलोंग कर रहा है, यार ए से बिलोंग कर रहा है और पूरा का पूरा ए कहां से बिलोंग कर रहा है, ए किसका सबसेट है, बी का। तो मैं कह सकता हूं एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो मैं कह सकता हूं, या सबसेट बोलूं एक्स बिलोंग्स टू, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं बेटा, एक सेकंड होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एक करेक्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रूविंग वाला सवाल होता है ना, जब सारे बच्चे समझना बात को, जब कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसमें ट्रू वाले में हम वैल्यू लेके प्रूव नहीं कर सकते। ट्रू वाले में हम क्या करना होगा, ट्रू वाले में हमें रैंडमली एक्स या ऐसे करके प्रूव करना होगा। जब कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है उसमें हम वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ले सकते हैं। तो पहले थर्ड का जो आंसर हुआ वो ट्रू हुआ। अब ट्रू होने के बाद मैं कैसे लिखूंगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू, अगर एक्स बेटा ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स किससे बिलोंग भी करेगा, बोलो एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यार एक्स मेरा ए से बिलोंग कर रहा है और ए बी का पूरा सबसेट है, ए और बी सही का सबसेट है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, बोलो सी से भी बिलोंग कर रहा है। यार इससे एक चीज कंफर्म हो रही, कि जो एक्स है एक्स अगर सी से बिलोंग कर रहा है तो एक तरीके से देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ सी। डायरेक्ट समझ में आ गया, बस ये डायरेक्ट लिखना था, क्योंकि अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है ए से, और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, और हमें आगे पता ही था कि जो बी है वो बी सी का सबसेट है, हम ये भी तो लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल लिया कि जो ए है वो सबसेट किसका हो गया, सी का। जल्दी लिख लो बेटा, लिखते चलो, लिखो एग्जाम्पल लो बेटा, हो जाएगा। फोर्थ वाला स्टेटमेंट का आंसर क्या दिया, बोलना क्या, फॉल्स, बिल्कुल सही है, फॉल्स है। इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए को ले लो, चलो मैं ले लेता हूँ ए को, मैं 0 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ए को मैंने 0 1 ले लिया। आगे क्या दे रखा है, कहता है ए डज नॉट, नहीं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो बी को कुछ मैं और ले ले रहा हूँ, बी को मैं ले ले रहा हूँ 2 3 4 ले ले रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है 2 3 4 ले ले रहा हूँ, छोटा भी ले सकता था। सी को क्या ले लें, देखो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये तो बात सही है ना, ये बात सही है। और कहता बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो सी के मैं एलिमेंट्स कुछ ऐसे ले ले रहा हूँ जानबूझ के, सबसेट ना बने। मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है इतना बहुत है, काफ़ी है। अच्छा ये लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं बेटा, एक बात बताओ, यहाँ से थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना, ए जो है क्या वो बी का सबसेट है, ए जो है क्या बी का सबसेट है, नहीं, नहीं है ना, तो मैं लिखूंगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी।
क्योंकि बी का सबसेट है ही नहीं, 0 1 का ऐसे ब्रैकेट कहीं है ही नहीं ना, 0 1 एलिमेंट्स भी नहीं है। आगे देखो, एंड एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। देखो जो बी है वो सी का भी सबसेट नहीं है। 2 3 4, 2 3 है ही नहीं, 3 नहीं है ना इसमें, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं हो सकता, ये सबसेट नहीं हो सकता। बट 0 1 है, ये 0 1 है, ये कहाँ से, ये किसका सबसेट है? ध्यान से देखना बच्चा, किसका सबसेट बन रहा है? सी का बन रहा है ना, तो ये सी का सबसेट बन रहा है। और ये क्या था? ये ए है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, और यही प्रूव करना था। एक सेकंड, मैंने क्या ले लिया यार, मैंने तो प्रूव कर दिया इसको, वाह। अच्छा, बिलोंग यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सबसेट, मैंने प्रूव कर दिया यार, तो सही करा। ध्यान से देखो ना, मैंने स्टेटमेंट, इसने क्या बोला था? मैंने बिल्कुल सही लिखा बेटा। इसने बोला था कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है तो ए भी सी का सबसेट नहीं होगा, इसने यही तो बोला था। और मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया कि जिसमें ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट हो गया। लॉजिक समझ में आ गया? देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, कर लो बेटा। मैं सोचूं उल्टा हो गया यार, ये तो करो, जल्दी करो, नेक्स्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल अच्छा सा ले लो ना। देखो फिफ्थ वाले में क्या कहता है? कहता है एक्स बिलोंग अगर ए से कर रहा है और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग बी करेगा। पहली बात तो ये कैसा स्टेटमेंट है बच्चा, बोलो कैसा? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यू ऐसी डालो जिससे तुम्हारा काम चल जाए, जल्दी डालो। मैं हिंट दूं? देखो, एक सेट ले लो ए जिसके अंदर एलिमेंट्स ले लो 3 5 7, ठीक है? और एक सेट बी ले लो जिसके अंदर में एलिमेंट्स ले लो 3 4 6। अब यहां देखो, ये क्या हो गया इसको, हाँ। अब ये देखो, ये जो 5 है, ये कहता है एक्स बिलोंग्स टू ए। जो 5 है वो कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चा, जल्दी बोलो, देख के बताओ। ए से बिलोंग कर रहा है। एंड जो पूरा का पूरा ए है, पूरा का पूरा जो ए है, पूरा का पूरा ए है, वो क्या बी से बिलोंग कर रहा है? मतलब सॉरी, बी का सबसेट है क्या पूरा का पूरा? 3 5 7 का वो तो है नहीं, यहाँ एलिमेंट्स भी नहीं है। तो मैं लिखूंगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। देखो ये स्टेटमेंट दोनों कंप्लीट हो गए। बट 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 ये क्या कहता है कि x भी b से बिलोंग करेगा। ये कहता है x करेगा b से बिलोंग, मैं कहता हूं नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 5 है, 5 a से तो बिलोंग कर रहा है, b से तो नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू b। तो मैं क्या लिखूंगा? बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू b, डज नॉट बिलोंग्स टू b, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये एग्जांपल लेके करना था, जल्दी करो। इसको देख लो एक बार, समझ में आया कि नहीं बेटा, बताओ। तुम इधर देख छोटू। ये कहता है कि एक ए है, ए अगर बी का सबसेट है और एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है? मैंने ट्रू लिखा। मैंने लिखा लेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इफ पॉसिबल। मान लेते हैं कि अगर ये पॉसिबल है तो लेट अस अज्यूम x बिलोंग्स टू ए। अगर मैंने मान लिया कि जो x है वो a से बिलोंग कर रहा है, अगर x a से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, तो वो जो x रहेगा, अगर बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी तो होगा, वो b में भी तो होना चाहिए, क्योंकि वो इसका सबसेट बन रहा है। आगे देखो, x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है x b में भी होना चाहिए। अब लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेट ए तो इससे बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो भाई ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्योंकि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिखा हुआ है। अगर यहाँ बिलोंग लिखा होता तो अलग बात होती। देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। लिख लो। कहाँ पे बच्चा? नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस करनी है तुमको, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर एग्जाम्पल लेके करना है बेटा। डायरेक्ट देख के ऐसे नहीं बता सकते हो, थोड़ा सा करोगे उसके बाद। मैं जो ये लिख दे रहा हूँ ना पहले फॉल्स, वो इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि इतनी बार कराए हैं तो मेरे को याद हो गए।
कल, हाँ कल उठा लो कल बेटा, बहुत आसान है, समझ में आ गया पूरा। एक बार और समझा दें, ध्यान से देख रहा हूँ, यहाँ देखो। इसने ये बोला था कि ए बी सी कोई सेट्स हैं, ठीक है, और लिख मत बेटा, सुन लो, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। तुम्हें ये प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी है, ठीक है। तो देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, कोई गलती नहीं। कहता है ए और बी का जो यूनियन आएगा वो, और ए और सी का जो यूनियन आएगा वो दोनों ही इक्वल है। दूसरा चीज, ए बी का जो इंटरसेक्शन आएगा और ए और सी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी दोनों इक्वल हैं। तो प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जानबूझ के क्या लिया, मैंने माना कि कोई एक एक्स है वो बी से बिलोंग कर रहा है। अगर बेटा एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वहां से भी बिलोंग, सॉरी, जो ए और बी का जो यूनियन होगा वहां से भी बिलोंग कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स जब यूनियन लेते हैं तो ए और बी के यूनियन में कंबाइन हो चुके होंगे। अच्छा, तो मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दूसरा चीज, ए यूनियन जो बी है, ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल है बेटा? ए यूनियन सी के। तो इसका मतलब जो एक्स होगा वो ए यूनियन सी से भी बिलोंग कर रहा है, मैंने वही चीज लिखी है। और यहाँ पे मैंने बी की जगह ए यूनियन बी क्यों लिखा? क्योंकि बी जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ऐसे ही जो ए होता है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, याद रखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा आगे देखो, अगर मान लो कि जो एक्स है वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स मेरा ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से ये क्या हो गया कि एक्स मेरा ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स मेरा सी से भी बिलोंग करेगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो एक्स मेरा ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स सी से भी बिलोंग करेगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग दो केस बनाते हैं कि अगर एक्स मेरा ए से बिलोंग करेगा तब क्या होगा, और एक्स अगर मेरा सी से बिलोंग करेगा तब क्या होगा, ठीक है। अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो मैंने वही लिखा कि एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हम पहले ही ले चुके हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ये हमें पता है कि एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्चुअली ए और बी के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा। लॉजिक समझ में आया? एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, ये लिया था हमने। तो इसका मतलब है कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए और बी के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, मैंने वो लिख दिया। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल गिवन है? ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो ए इंटरसेक्शन सी से, मैंने बेटा इसको चेंज करो, यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ, इसको सी लिख दे रहा हूँ इसको। इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, सी से भी बिलोंग कर रहा है। अब फिर से देखो यार, अगर कोई एलिमेंट ए और सी के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि वो एलिमेंट ए में भी होगा, वो एलिमेंट सी में भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मैंने वही लिखा कि एक्स बिलोंग्स टू ए होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू सी होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि x बिलोंग्स टू सी हो गया। अगर x सी से बिलोंग कर रहा है तो x सबसेट हो गया सी का, ठीक है। अब देखो, एक तो ये बन गया x सी का सबसेट हो गया। अगर ऐसे ही सेम केस में ले लूँ दूसरे के लिए, x बिलोंग्स टू सी के लिए, यहाँ पे अगर मैं करता जाऊँ तो वो क्या बन जाएगा? सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सी सबसेट हो गया बी का, ठीक है। दोनों इक्वेशन को, x सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, एक्स सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी और सी आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसको कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जल्दी करो। हाँ, उधर पर भी साइंस के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा। हाँ देखो, लिखने में ही है और कुछ नहीं है। ये कहता है प्रूव करना है कि ये जो चार कंडीशन दे रखी हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। बड़ा आसान है। कहता है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी फाई, ए यूनियन बी इक्वल टू बी और ए इंटरसेक्शन बी ए है, ठीक है। अगर मैं पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को लूं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक सेकंड रुकना। इधर देखो बेटा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन लेता हूँ,
ये कहता है ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट कहाँ से निकले हैं, एक तरीके से बी से आए हैं। अच्छा, और ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए था वो एक्चुअली बी में से ही था सारे के सारे, तभी 5 बना, तभी तो 5 बना क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही माइनस हो गए। तो मैंने लिखा कि अगर ए सबसेट है बी का, दिस मीन्स इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी में हैं, आर एन बी, सारे के सारे ए के एलिमेंट्स बी में हैं। सो ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, कोई भी एलिमेंट ए के पास ऐसा नहीं होगा जो बी से अलग हो, ठीक है, सारे के सारे वही एलिमेंट्स होंगे, बी के पास एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट ए के पास एक्स्ट्रा भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए के पास कोई एक्स्ट्रा ही एलिमेंट नहीं है तो ए में से मैं बी को माइनस कर रहा हूँ, एक तरीके से बी तो बड़ा वाला सेट माइनस कर रहा हूँ, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। ए के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी से एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, क्या है, नहीं ना, देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल टू 5। समझ में आया अच्छे से? आगे देखो, अगर मैं सेकंड कंडीशन को थर्ड कंडीशन को कंपेयर करूं तो ए माइनस बी अगर 5 है तो इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है ए के पास में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं थे, तभी तो इनका डिफरेंस 5 आया। ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, इसका मतलब है ए के पास यहाँ भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है क्योंकि बी, समझ में आया, ए यूनियन बी इक्वल टू अगर बी है इसका मतलब है ए के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो बी से अलग हो, तभी तो उन दोनों का यूनियन बी आया। तो मैंने वही लिखा, कंडीशन पहले सेकंड वाली उठाई कि ए माइनस बी अगर 5 दे रहा है इसका मतलब है ए हैज नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, ए के पास कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो बी से डिफरेंट हो, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, सो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो भाई पहली कंडीशन इसकी इक्विवेलेंट आ गई, ये कंडीशन इसकी आ गई। अब थर्ड वाली फोर्थ से कंपेयर करो। थर्ड वाली कहती है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, इसका मतलब ए के पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, सारे के सारे वही हैं। तो मैंने लिखा ए यूनियन बी का मतलब है दिस मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर एन बी, सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो बी में हैं, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ए और बी में नहीं है, मतलब नो कॉमन, सो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कॉमन एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या रहेंगे, कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे भाई, ए वाले ही होंगे, कोई अलग होंगे ही नहीं, तभी तो उनका यूनियन बी आ रहा है। इससे ये पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी लूंगा, ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी ले रहा हूँ तो वो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि और कोई कॉमन होगा ही नहीं। समझ में आया थोड़ा बहुत का नहीं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो बेटा, जो शुरू शुरू में सेट्स पढ़ाया था ना उसमें सोचो कि अच्छा ए माइनस बी क्या होता था, कि बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो, बी माइनस ए क्या होता था, ए के सारे हटा दो। तो वैसे इस चीज़ को मैं फिर से बताऊँ क्या, एक बार ध्यान से देखना, ए यूनियन बी इक्वल टू अगर ए है इसका मतलब है कि दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, इन दोनों का यूनियन अगर बी है इसका मतलब है कि ए के पास कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है बी से, सारे के सारे वही होंगे या उससे कम होंगे, ठीक। अगर एक भी एक्स्ट्रा होता, एक भी एक्स्ट्रा हो जाता, कुछ एक्स्ट्रा होते तो यहाँ पे ए न लिख, ये लिखा जाता बी की जगह, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि जब यूनियन निकालते हैं तो यूनियन में तो हम सारे ही मर्ज करते हैं ना, ए और बी दोनों सेट के, इसका मतलब हुआ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ ए। अगर मैं इन दोनों में कॉमन की, इन दोनों में छोटा कौन सा है, कौन सा सेट छोटा होगा बोलो, ए होगा ना। तो अगर इन दोनों में मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो कॉमन कौन से आएंगे, ए, छो कहाँ कहाँ, नहीं नहीं सी अलग है, सी अलग है, मैं दो दो सेट की बात कर रहा हूँ। अगर के दो सेट का यूनियन अगर बी आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में छोटा सेट ये पड़ जाएगा बेचारा, ठीक है। तो तभी तो लिखा है मस्ट बी एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ए के इक्वल आएगा। देखो यही तो प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आ जाए, मैं लेके ये चला, प्रूव ये हो गया, ठीक। अब यार फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड के इक्वल, सेकंड मेरा थर्ड के इक्वल, थर्ड मेरा फोर्थ के इक्वल, तो सारे ही कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, डन। इनको याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, बाकी का तो आसान है, बस लिखने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। करो बच्चा जल्दी से, आगे करते हैं। ये भी डायरेक्ट है, कुछ नहीं था इसमें, प्रूव करना था कि अगर ए बी का सबसेट है तो प्रूव ये करना था कि सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, इसमें ए सबसेट है। तो मान लिया मैंने माना कि एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी से। अगर कोई एलिमेंट बेटा सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है
तो वो एलिमेंट सी से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि सी माइनस बी का मतलब है कि ये जो भी लिखा हुआ उसमें बी के एलिमेंट हैं ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स बिलोंग सी से तो कर रहा है लेकिन एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आगे देखो, एक्स बिलोंग कर रहा है सी से एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि जो ए है वो बी का ही सबसेट है, कोई एलिमेंट जब बी से ही बिलोंग नहीं कर रहा तो ए से तो कर ही नहीं सकता। चलो भाई यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि एक्स बिलोंग्स टू, जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो सी माइनस ए से कर रहा है, क्योंकि यहां तक तो था यहाँ। तो यहाँ पे जब एक्स ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा है और सी से बिलोंग कर रहा है तो मैं डायरेक्ट इसके हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, इसका हिसाब से लिख सकता हूँ, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे देखो, x बिलोंग कर रहा है मेरा c माइनस बी से, जैसे x c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है और इसको मैंने सॉल्व करके ये प्रूव कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है c माइनस ए से। x c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है x c माइनस ए से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस से, ठीक है। जल्दी लिखो बच्चा, बहुत आसान था। चलो देखो बेटा, इसको मैं एक पार्ट में कर दे रहा हूँ, बाकी का तुम लोग करोगे। मैं फर्स्ट पार्ट में कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये है a इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। जो मैंने ये लिखा ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। जो भूल गए हो ध्यान से देखना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ लोगे, ठीक। फिर अगर यहाँ यूनियन लगाए तो पहले यूनियन लगा दो, फिर ए का इस इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। समझ में आ गया? यही सेम चीज यहाँ पे, पहले बच्चा मैं RHS लूंगा इसका, ये मेरे को प्रूव करना है ना, तो मैं पहले RHS लेके इसको प्रूव करूंगा। तो RHS में लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसे करके मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको लिखने के बाद में सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा यूनियन, यार ए माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखना लिख सकता हूँ कि नहीं, ध्यान से सोचो। ए माइनस बी का मतलब होता है कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है और मैं ए माइनस बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब पूरे ए में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, बचा है ना। और इस पोर्शन को तुम ये भी तो कह सकते हो कि पूरे ए का इंटरसेक्शन ले रहे हो किसके साथ, बी, बी डैश के साथ, मतलब बी नहीं है तो बी नहीं लेना है, तब भी यही रहेगा। लॉजिक समझ में आया? आ गया होगा समझ में। अब बेटा यहां देखो सारे बच्चे, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, यहां पे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने वाले हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता क्या है, ये कहता है, ये दे रखा है पूरा का पूरा ये लॉ का ए इंटरसेक्शन, यहां पे उल्टा लगाना पड़ेगा तुम्हें, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिखा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद में लिख दिया जा रहा है बी और ये सी लिख दिया जा रहा है, समझे। तो मैं यहां पे कैसे लगाऊंगा बताओ बच्चा, बोलो कैसे लगाऊंगा। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्या लिखूं, बी, बी यूनियन या बी, बोलो बी यूनियन बी डैश, बिल्कुल सही। अच्छा, बी का यूनियन बी डैश के साथ क्या होगा, यू होगा, बिल्कुल सही, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा बेटा। तो इसकी जगह मैं यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट होता है बी यूनियन बी डैश। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि ए यूनियन ए डैश जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, तो मैंने इसको यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, ये तो भाई ए आने वाला है। लॉजिक समझ में आया? ए का इंटरसेक्शन अगर तुम किसी ऐसे के साथ लोगे यूनिवर्सल के तो ए ही आएगा भाई। एल एच एस इक्वल टू आर, जो भी है लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, पहला पार्ट फिनिश। अब सेम तरीके से तुम लोग बेटा सेकंड पार्ट खुद करो, इसका जल्दी करो, सेकंड पार्ट खुद करो। इसको भी RHS ले, इसको अब की बार करना पड़ेगा सेकंड पार्ट को। पूरा क्वेश्चन तो सही लग रहा का अधूरा लग रहा है,
मेरे को गायब लग रहा कुछ चीज़ें, देखना एक बार। नेक्स्ट वाला करें। सेकंड पार्ट देखो बेटा, जब सेकंड पार्ट करो तो सेकंड पार्ट में दे रखा ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हमें प्रूव करना है। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी माइनस ए। बेटा इसको क्या लिख सकते, जल्दी बोलो। बी माइनस ए को क्या लिख सकते, बी बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात लिख सकते हैं। अब इसमें लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दस ही है टोटल, हाँ बेटा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए यूनियन अगर लिखा हो बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका होता है पहले ए का यूनियन ले लो बी के साथ में, फिर अगर इंटरसेक्शन का साइन है तो पहले इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, फिर ए का यूनियन ले लो सी के साथ में, ए का यूनियन ले लो सी के साथ में। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलो यहाँ अप्लाई करते हैं। अगर मैं ए का यूनियन बी के साथ लूँगा, यार ये पेन बार बार क्यों गिर जा रहा है। ए यूनियन, हाँ मेरे को भी लग रहा है, पता नहीं। ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन का साइन है, मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। अब ए यूनियन करना है बच्चा, ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश क्या होता है, बोलो भाई, बोल बेटा क्या होगा। यूनिवर्सल सेट होगा, बिल्कुल सही, ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब यार इस सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो क्या रहेगा, यही सेट रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा सेट हो जाता है। तो मैं इसकी डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए यूनिवर्सल बी होगा, ए यूनिवर्सल बी होगा। अरे ये तो प्रूव हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन 6 तक हो गए, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमें प्रॉपर्टी यूज करके ये बताना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होता है। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर मैं करूं तो फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, यूजिंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है, अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा, वो होता है ए का यूनियन पहले ए के साथ लिया जाएगा और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया जाता है, फिर ए का यूनियन बी के साथ लिया जाता है। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे। ए का यूनियन ए के साथ लिया तो ए का यूनियन, अच्छा मैंने एक्चुअली इसी में लगा दिया, रुको 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 रुको, कंफ्यूज हो जाओगे बच्चा लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है ए यूनियन, आगे लिखाओ बी इंटरसेक्शन सी। तो ये ऐसे लगता है, पहले ए का यूनियन बी के साथ लेंगे तो ए यूनियन बी हो गया, फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगाएंगे, सॉरी इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर ए का यूनियन लेंगे, ए का यूनियन लेंगे सी के साथ में। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो अप्लाई करते हैं, ये बच्चा लोग हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसका इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा ए यूनियन ए, मैंने ए का यूनियन इसके साथ ले लिया। अब उसके बाद हमें इसका बी के साथ लेना है, लेकिन उससे पहले इंटरसेक्शन का साइन है तो मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। अब ए का यूनियन लेना है बी के साथ, तो ए यूनियन बी। याद रखना मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। ए का यूनियन ए के साथ में लोगे तो क्या रहेगा, ये तो भाई ए रहता है। ए का यूनियन ए के साथ जब हम लेते हैं तो ये तो ए रहता है। मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि ए यूनियन ए जो होता है वो तो ए के इक्वल होता है, ए यूनियन ए जो होता है वो ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब यार एक सेट ए है, एक सेट ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी सेट होगा वो ए सेट से तो बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हो सकता है उसमें बी के एलिमेंट्स भी जो डिफरेंट वाले हैं वो भी हों। और मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन रहेगा, तो इसका इंटरसेक्शन ए आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। चलो बच्चा, अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ये हमें प्रूव करना है। कोई बात नहीं भाई, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इसका लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसमें लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ये प्रॉपर्टी होती है, अगर लिखा हो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी या बी यूनियन सी लिखा हो, ठीक है, दो तरीके से यूज होती है। तो इसको हम लोग बच्चा डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे, अगर यूनियन होता है तो यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे, उसके तुरंत बाद में ये साइन लगाएंगे यूनियन वाला। यूनियन है तो यूनियन लगाएंगे, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब इस ए का मैंने बी के साथ कर चुका हूँ, ए का सी के साथ में मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन सी लेना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो होती हैं। ठीक है, तो दोनों, पहले ये यूज हो गई, अब की बार ये हो गई। देखो इसमें यहाँ पे यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ इंटरसेक्शन है या यूनियन है। ठीक है बच्चा लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखो एक बार में। अच्छा, अब मैं अगर इसमें अप्लाई कर रहा हूँ तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लूंगा। ए का इंटरसेक्शन मैंने ए के साथ लिया, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ यूनियन का साइन था, मैंने लगा दिया। फिर ए का इंटरसेक्शन मैंने ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लिया, अब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लूंगा। तो ए का इंटरसेक्शन मैंने बी के साथ ले लिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता यार? ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही रहेगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा? ए इंटरसेक्शन जो ए होगा वो मेरा ए के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन ए जो होगा वो ए के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ये तो भाई ए बन गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब यार यहाँ समझने वाली बात है, ए इंटरसेक्शन बी में होता क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, और ए क्या होगा? ए तो बहुत बड़ा सेट होगा, मान लेते हैं ए बड़ा है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए के एलिमेंट जो कॉमन होंगे और बी के एलिमेंट जो कॉमन होंगे वही तो आएंगे। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालने की कोशिश करूंगा तो इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा होगा? बड़ा सेट तो ए होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो अब मैं ए का यूनियन ले रहा हूं उसके साथ में, तो इसका मतलब है ये बड़ा सेट तो ए होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये ए के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। मतलब सीधा सीधा वो ये कहना चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर इक्वल हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि बी इक्वल टू सी हो। एक एग्जांपल लेके करते हैं, एक सेकंड रुकना बेटा। अच्छा, तो क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी गिवन है, इसका मतलब है कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी। सेट ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं सेट ए एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स से, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो लिख सकता हूं इक्वल है कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सी। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। मैंने एक सेट ए लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं बच्चा 1, 2। जब भी नीड नॉट का सवाल आए, प्रूव का सवाल होता है ना, प्रूव दैट, तो उसमें क्या होता है, उसमें चीजें हम लोग एग्जांपल लेके करना मुश्किल होता है। जिसमें नॉट प्रूव करने वाला सवाल होता है उसमें एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैंने एक सेट ए लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2 हैं। ऐसे बच्चा मैंने सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स मैंने ले लिए 1,
3,4 ले रहा हूँ, ठीक है। एक मैं सी सेट ले रहा हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1,5,6 ले रहा हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो सिर्फ इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 1, तो इसका आंसर 1 हुआ। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, या फिर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन सी अगर मैं निकालूं तो इसमें भी 1 है, इसमें भी बच्चा 1 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने की कोशिश करूं, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को अगर मैं कंबाइन करने की कोशिश करूं, तो तुम देखोगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 है, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 1 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। यार ये तो सही है, लेकिन बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। ध्यान से देखो, बी और सी तो आपस में इक्वल नहीं है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कर लो बच्चा इसको। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए एंड बी कोई सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है फॉर सम सेट एक्स, प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। अच्छा हिंट क्या दे रखी है? हिंट कुछ वो डी मॉर्गन सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करने का तरीका दे रखा है। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें दो केस बनाएंगे। जैसे ये जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम इसी इंफॉर्मेशन को लेंगे केस 1 करके, ठीक है। पहला केस हम ये लेंगे, ध्यान से देखते चलना बच्चा लोग। मैं ले रहा हूं ए यूनियन एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा बी यूनियन एक्स। लिखो टेकिंग ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में बच्चा हम ए इंटरसेक्शन लेंगे। अगर मैं इसमें ए इंटरसेक्शन लूंगा तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन एक्स, इधर लूंगा तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन एक्स। अच्छा ए का इंटरसेक्शन, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है क्या होता है, तो हम लोग वो लगाने वाले हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव अगर लॉ में लगाऊं तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन ए, फिर उसके बाद में यूनियन का साइन है तो यूनियन लगा दो, और ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लगा दो और ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ ले लो, ए इंटरसेक्शन एक्स ले लो। समझ में आया? अच्छा आगे देखो, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है भाई? ये तो ए होता है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लोगे ए ले रहेगा। और ए इंटरसेक्शन एक्स कितना गिवन है? ए इंटरसेक्शन एक्स 5 गिवन है, तो मैं इस पूरे की जगह 5 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। आगे देखो ए इंटरसेक्शन बी ऐसा ही छोड़ दो, और ए इंटरसेक्शन एक्स कितना गिवन है? ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 गिवन है, तो मैं इस पूरे की जगह 5 लिख दूंगा, 5। अच्छा ए का यूनियन ले रहे हो 5 सेट के साथ, तो 5 तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो ए ही रहने वाला है। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले रहे हो 5 के साथ, 5 तो कुछ होता नहीं है बेटा, तो क्या रहेगा? इन दोनों का यूनियन यही वाला सेट रहेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये बच्चा इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है, अगर समझ के करोगे तो हो जाएगा। चलो ये हो गया, एक ही आ गया, ए इंटरसेक्शन ये आ गया। अब एक काम करते हैं, केस सेकंड बनाता हूं मैं, केस सेकंड में फिर से यही वाली लाइन लेंगे, केस सेकंड में फिर से यही वाली लाइन लेंगे, तो ये बनेगा ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। लेने के बाद लिखो टेकिंग, पहले हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन लिया था, अब की बार बी इंटरसेक्शन लेंगे, टेकिंग बी इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड पे हम लोग बी इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये बनेगा बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन एक्स। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूं तो b का इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे तो ये बनेगा b इंटरसेक्शन a, फिर यूनियन है तो यूनियन लगा दो। अब b का इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे तो ये बनेगा b इंटरसेक्शन x। सेम तरीके से राइट में b का इंटरसेक्शन b के साथ लेंगे तो b इंटरसेक्शन b, फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन लगा दो। b का इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे b इंटरसेक्शन x। जिन बच्चों ने शुरू की क्लासेस नहीं करी है उनको दिक्कत आ रही होगी, जब मैंने ये ऐसे कराया था, ये वो जो प्रॉपर्टी थी ना, क्या क्या प्रॉपर्टी थी वही लगा रहा हूं बेटा। आगे देखो, b इंटरसेक्शन मैंने क्या लिखा है, तो b इंटरसेक्शन a लिखा यूनियन। अच्छा, b इंटरसेक्शन x कितना गिवन है, b इंटरसेक्शन x 5 गिवन है, तो मैंने इसकी जगह पूरे की जगह 5 लिख दिया। b का इंटरसेक्शन b के साथ लेंगे तो वो b रहने वाला है यूनियन, और b का इंटरसेक्शन x के साथ लोगे तो वो क्या गिवन है, 5 गिवन है, 5 गिवन है। b इंटरसेक्शन a का यूनियन 5 के साथ ले रहे हो, देखो 5 तो कुछ होता नहीं है तो इसका मतलब यही रहने वाला है, b इंटरसेक्शन a रहने वाला है। और इधर b का यूनियन 5 के साथ ले रहे हो तो ये b रहने वाला है, b रहने वाला है। ये इक्वेशन नंबर बच्चा सेकंड आ गई। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड को देखो, देखो ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए लिखा, बात एक ही होती है। ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो या बी इंटरसेक्शन ए लिखा हो तो इसका मतलब इसकी साइड और ये दोनों एक जैसी लिखी हुई है। और अच्छे से अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा हो तो मैं इसको और थोड़ा तमीज से लिख दे रहा हूं। कैसे, मैं बी को इधर लिख दे रहा हूं और बच्चा इसको उधर लिख दे रहा हूं, लेकिन ए बी इंटरसेक्शन ए की जगह में ए इंटरसेक्शन बी लिख दे रहा हूं जानबूझ के। ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर इनको कंपेयर करूं तो a इक्वल टू बी हो गया ना, तो लिखो फ्रॉम वन एंड टू ये प्रूव हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इक्वल टू बी, हैंस प्रूव्ड। ये बच्चा लोग प्रूव हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखो बच्चा लोग, लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उनमें कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। किसमें? ए इंटरसेक्शन बी में, बी इंटरसेक्शन सी में और ए इंटरसेक्शन सी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, और तीनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, मतलब कोई कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ करूंगा। लेट सेट ए के अंदर में मैंने एलिमेंट्स कंसीडर करे, सेट ए को 1,2। ऐसे ही बच्चा मैंने सेट बी को लिया तो वो मैंने जानबूझ के 2,3 ले लिया, क्योंकि ए और बी में मेरे को कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिखाने थे तो मैंने 2 कॉमन कर लिया। ऐसे ही बी और सी में कुछ कॉमन दिखाने हैं, बी और सी में कुछ कॉमन दिखाने हैं, सॉरी बी सी में, हाँ, तो मैं इसमें ले रहा हूं बी सी में कॉमन दिखाने, हाँ बी सी में कॉमन दिखाने, तो मैं इसमें ले ले रहा हूँ एक 3 ले ले रहा हूँ, एक 1 ले ले रहा हूँ, तो मैं इसको 1,3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखो। अगर मैं तुमसे बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है तो तुम बोलोगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी में तो 2 कॉमन है, दोनों में तो 2 हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या है सॉरी, बी और सी में इंटरसेक्शन करोगे तो 3 है। अगर मैं बोलूं ए और सी में क्या कॉमन है, ए में और सी में 1 कॉमन है तो 1 हो गया। अब मेरा फिर से सवाल है, तीनों में क्या है, तीनों में क्या है? अगर तीनों का इंटरसेक्शन ले लूं तो क्या है? कुछ नहीं है बेटा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि अगर मैं देखूं 1 तो 1 इसमें नहीं है, 2 की बात करूं तो 2 इसमें नहीं है, 3 की बात करूं तो 3 फर्स्ट में नहीं है, तो मैं लिखूंगा बट
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, हैंस प्रूव्ड। इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट में।